मान लीजिए आपने लोन लिया किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उस लोन के अगेंस्ट आपने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी। अब जो है आप उस लोन को नहीं रीपे कर पा रहे हैं और जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लोन लिया था वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं सरफेजी एक्ट 2002 के अंडर। तो आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं सरफेजी एक्ट 2002 के अंदर, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS रजत खनेजा और आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर बोरोवर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना चाहता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बोरोवर कहां जाए, बोरोवर के पास क्या राइट्स हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से बस शुरू करने से पहले यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ बोरोवर्स अंडर द सरफेजी एक्ट 2002। सरफेजी एक्ट 2002 जो है बहुत ही बैलेंस्ड एक्ट है। अगर ये कहीं ना कहीं राइट्स दे रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो ये जो है कहीं ना कहीं राइट्स बोरोवर्स को भी दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन्हीं को पावर दी गई है, उन्हीं को राइट्स दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर, बोरोवर्स को भी बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या राइट्स हैं। बोरोवर्स को बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं सरफेजी एक्ट 2002 के अंदर। हमने जो है इन राइट्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 8 हेड्स के अंदर। तो एक बारी इनको समझ लेते हैं कि ये राइट्स हैं क्या क्या। सबसे पहला है राइट टू नोटिस। राइट टू नोटिस का मतलब ये है जब भी कोई भी सरफेजी एक्ट 2002 के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, सिक्योरिटी को इन्फोर्स करना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले वो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ द सरफेजी एक्ट 2002 के अंदर एक नोटिस देगा। तो जो सरफेजी एक्ट 2002 का जो मेन फर्स्ट स्टेप है वो यही होता है कि नोटिस भेजना। तो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर की ड्यूटी है नोटिस को भेजना, तो ये एक बोरोवर का राइट है कि वो उसको वो नोटिस मिले। नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही नोटिस रिसीव होता है बोरोवर को सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंदर, तो एक राइट टू रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है बोरोवर को कि बोरोवर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ और वो अपना केस, अपना जो पक्ष है वो रख सकता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट क्यों ना करे, क्या करे। तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है एक बोरोवर दे सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को। थर्ड है राइट टू चैलेंज एक्शंस बिफोर DRT। अगर कोई भी प्रोसीजर सिक्योर्ड क्रेडिटर ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है एज पर सरफेजी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, तो बोरोवर के पास राइट है कि वो उस एक्शन को चैलेंज कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर के डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फुल्ली एम्पावर्ड है कुछ भी रिलीफ देने के लिए बोरोवर विद रिस्पेक्ट टू दी सिक्योर्ड एसेट। फोर्थ हो गया राइट टू कॉम्पेंसेशन। लेट्स से सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जब सरफेजी एक्ट 2002 के अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट किया, कुछ भी उस प्रोसीजर में लैप्स कर दिया, उस प्रोसीजर को ढंग से फॉलो नहीं किया, जिससे कि जो बोरोवर है उसको नुकसान हुआ या उसको कुछ लॉस हुआ, तो वो एक राइट टू कॉम्पेंसेशन भी बोरोवर के पास है। तो बोरोवर जो है कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर से। नेक्स्ट है राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि लेट्स से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर ने और प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ले लिया है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब भी जो बोरोवर है अगर वो अपने ड्यूज क्लियर कर लेता है तो उसको प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार प्रॉपर्टी पोजेशन ले लिया सिक्योर्ड क्रेडिटर ने तो वो गई, ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड तक अगर सारे ड्यूज क्लियर कर देता है बोरोवर तो वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर से। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर वैल्यूएशन एंड सेल प्रोसेस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बोरोवर है उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो कि गिरवी रखी हुई थी, वो सिक्योर्ड एसेट है, वो जो है उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कराए सिक्योर्ड क्रेडिटर बिफोर सेलिंग इट। ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यू करके उसको बेच दिया। जो उसकी सही वैल्यू है उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर कराएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर बेचने से पहले और तभी उसी वैल्यू पे या उससे ज्यादा वैल्यू पे बेचेगा। उससे नीचे वाली वैल्यू पे सिक्योर्ड क्रेडिटर उस सिक्योर्ड एसेट को नहीं बेच सकता। और जो सेल प्रोसेस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ये भी एक बोरोवर का राइट है कि ये सारी चीजें प्रॉपर हों। अगर ये चीज प्रॉपर नहीं होंगी तो बोरोवर के पास एक और राइट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका राइट टू चैलेंज एक्शंस बिफोर DRT है। तो वो ये जो एक्शन है इनको चैलेंज कर सकता है DRT में और DRT देखेगा कि ये जो एक्शन लिया है सिक्योर्ड क्रेडिटर ने वो प्रॉपरली लिया है कि नहीं लिया है। और DRT इज एम्पावर्ड टू डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दी सिक्योर्ड एसेट। तो बहुत ही मेजर पावर दे रखी है DRT को सेक्शन 17 ऑफ द सरफेजी एक्ट 2002 में। वो भी हमने डिस्कस करी है दूसरी वीडियोस में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट राइट है राइट टू फाइल अपील टू DRT। लेट्स से कोई भी एप्लीकेशन जो है फाइल करी थी बोरोवर ने DRT के साथ,
इस एप्लीकेशन को सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन कहा जाता है, एसए शॉर्ट फॉर्म में। अगर लेट्स से वो एप्लीकेशन फाइल करी और जो ऑर्डर पास किया डीआरटी ने वो बोरोवर के अगेंस्ट पास कर दिया, तो बोरोवर के पास राइट है कि उस ऑर्डर को वो चैलेंज कर सकता है और उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है डीआरएटी के अंदर, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये भी एक बोरोवर का राइट है। और जो लास्ट राइट है वो एक जनरल राइट है, दैट मींस राइट अगेंस्ट आर्बिटरी एक्शन। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि सिक्योर क्रेडिटर ने लिया है जो कि बहुत ही प्री जुडिशियल है, अनफेयर है बोरोवर के लिए और बोरोवर को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और रीजनेबलनेस, तो बोरोवर के पास पूरा पूरा राइट है कि वो एक्शन को चैलेंज कर सकता है, इवन रिट जुरिस्डिक्शन भी इन्वोक कर सकता है हाई कोर्ट का। तो चलिए, ये जो 8 ब्रॉड हेड्स हैं इसके राइट्स ऑफ बोरोवर्स के, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस करे हैं, उनको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू नोटिस। नोटिस जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 में भेजा जाता है। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इस नोटिस को डिमांड नोटिस बोलते हैं। जब भी अकाउंट एनपीए हो जाता है तो जो सिक्योर क्रेडिटर जो है वो बोरोवर को एक डिमांड नोटिस भेजता है और उसमें 60 डेज का टाइम देता है बोरोवर को कि वो जो जितनी भी लायबिलिटी है, जो भी उसका लोन है, जो भी अमाउंट है, वो उसको 60 डेज में पे कर दे। ऐसे ही एक केस हुआ था माडिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर भी 13(2) का जो नोटिस है उसको मैंडेटरी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है और इसके बिना कोई प्रोसीडिंग सरफेसी एक्ट 2002 की स्टार्ट नहीं हो सकती है। अगर ये ड्यूटी है सिक्योर क्रेडिटर की कि नोटिस भेजना है, तो ये एक राइट है बोरोवर का कि उसको ये नोटिस मिले। नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। ये जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3A के अंदर दिया गया है। ये जो सेक्शन है ये बाद में इसको इंसर्ट किया गया था। माडिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस पे वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं, तो इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इस केस के बाद जो है इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था, सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया था और इसके अंदर जो है एक राइट दिया गया है बोरोवर को कि वो एक रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है जब भी जो है उसको 13(2) का नोटिस रिसीव होता है। और जो क्रेडिटर है उसको अगर लेट्स से वो रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती है, क्रेडिटर उस रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट करता है, तो क्रेडिटर जो है ऑब्लिगेटेड है कि वो जो है उसका रिप्लाई देगा बोरोवर को विद इन 15 डेज। ये जो राइट टू रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है और इस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया था माडिया केमिकल्स लिमिटेड वाले केस के अंदर। तो 2 लाइनें इसकी मैं भी ये पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस राइट के रिगार्डिंग। The purpose of serving a notice upon the borrower under section 13 subsection 2 of the act is that a reply may be submitted by him explaining the reason as to why measures may or may not be taken under section 13(4) in case of non-compliance with the notice within 60 days। तो इसका मतलब ये है कि 13(2) का जब नोटिस दिया जाता है उसका पर्पस ही यही है कि जो बोरोवर है वो रिप्लाई करे उसका कि क्यों जो है 13(4) के अंदर कोई एक्शन ना लिया जाए सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा। सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 जो है इसके अंदर डिफरेंट मेजर्स हैं जो कि दिए गए हैं जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ले सकता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है मैंने, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया राइट टू चैलेंज एक्शंस बिफोर डीआरटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है और ये एक बोरोवर को जो है प्रोटेक्ट करता है किसी भी गलत एक्शन के अगेंस्ट जो कि सिक्योर क्रेडिटर ने लिया है। तो ये जो राइट है सेक्शन 17 के अंदर दिया गया है और ये जो है अगर लेट्स से सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर सिक्योर क्रेडिटर ने कोई भी एक्शन ले लिया है तो बोरोवर के पास राइट है कि वो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच मेजर अंडर सेक्शन 13(4) हैज बीन टेकन। तो लेट्स से अगर बोरोवर अग्रीव्ड है, बोरोवर अगर खुश नहीं है जो एक्शन लिया है सिक्योर क्रेडिटर ने सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर, तो बोरोवर के पास पूरा राइट है कि वो डीआरटी को मूव कर सकता है, डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और अपने ग्रेवियंस को उनके सामने रख सकता है और डीआरटी जो है फिर देखेगा कि जो सिक्योर क्रेडिटर है उसने ठीक ढंग से मेजर्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, प्रोसीजर ढंग से फॉलो किया है नहीं किया है, और डीआरटी के पास फिर पूरी पावर है कि वो बोरोवर के फेवर में भी ऑर्डर पास कर सकता है, इवन सेल तक रिवर्स कर सकता है डीआरटी। तो ये भी जो चीज है माडिया केमिकल्स वाले केस में डिस्कस हुई थी और उन्होंने ये बोला था कि जो एक्सेस टू डीआरटी है, जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डीआरटी के साथ, वही वैलिड है और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। नेक्स्ट है राइट टू कॉम्पेंसेशन। ये सेक्शन 19 के अंदर दे रखा है। अगर बोरोवर को कोई भी लॉस हुआ है क्रेडिटर के एक्शन से या क्रेडिटर का एक्शन इलीगल था या सरफेसी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग नहीं था, तो बोरोवर जो है डीआरटी के थ्रू या डीआरएटी के थ्रू जो भी है उसके थ्रू कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है और इवन पोजेशन को रिस्टोरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया डीआरटी और डीआरएटी के पास बहुत पावर्स हैं, दे कैन
रिवर्स दी सेल ऑल्सो। तो DRT जो है एक प्रोटेक्टर है बोरोवर का, आर्बिटरी एक्शन और गलत एक्शन जो सिक्योर क्रेडिटर ने लिए हैं उससे जो है बोरोवर को DRT बचाते हैं। नेक्स्ट हो गया राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि बोरोवर का पूरा राइट है अपने ड्यूज क्लियर करके प्रॉपर्टी को वापस पोजेशन में ले ले। अगर लेट्स से बोरोवर सिक्योर क्रेडिटर ने जो है 13(4) के अंदर पोजेशन ले लिया है, तो जो बोरोवर है उसका पूरा राइट है वो अपने सारे ड्यूज को क्लियर करे बाय पेइंग ऑल द ड्यूज, और ड्यूज पे करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को वापस पोजेशन में ले सकता है जो सिक्योर्ड एसेट था। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी ड्यूज पे करके ले सकता है, ऐसा नहीं है। उसकी एक डेट है, वो डेट ये है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन एंड अदर्स। ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस है ये पहले थी टिल द सेल और ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट, बट उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इसलिए अमेंडमेंट आई थी 2016 के अंदर। अब जो है ड्यूज जो है बोरोवर को क्लियर करने होते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से पहले। इससे रिलेटेड एक केस लॉ है मैथ्यू वर्गीस का, ये 2014 का केस है, 2016 से पहले, अमेंडमेंट से पहले का है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो सेल है उसके लिए प्रॉपर 30 डेज का नोटिस जो है सिक्योर क्रेडिटर को देना है बोरोवर को, और अगर वो नहीं देता है तो ऑब्वियसली जो एक्शन लिया गया है सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सेल held without proper 30 days notice under section 13 subsection 8 was invalid. Next है right to proper valuation and sale process। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, एक फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए सिक्योर्ड एसेट की, ये मैंडेटरी है। जो सिक्योर क्रेडिटर है वो फेयर वैल्यूएशन कराएगा सिक्योर्ड एसेट की बेचने से पहले, और जो एसेट है वो अंडर वैल्यू करके नहीं बेचा जा सकता, तो उसकी वैल्यूएशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फेयर वैल्यूएशन जो है सिक्योर क्रेडिटर कराता है। और एक नोटिस, जैसे मैंने आपको बताया, सेल से पहले 30 डेज का नोटिस देना ही देना है बोरोवर को। अगर ये 30 डेज का नोटिस नहीं दिया है सेल से पहले का, तो जो पूरा प्रोसेस है वो इनवैलिड हो जाएगा सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बेची नहीं जा सकती जब तक कि 30 डेज एक्सपायर नहीं हो जाते फ्रॉम द डेट ऑन विच पब्लिक नोटिस ऑफ सेल इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है बोरोवर जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा। इस पे एक जजमेंट भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें 30 डेज का नोटिस है सेल वाला, और अमेंडमेंट के बाद जैसे पब्लिकेशन ऑफ नोटिस तक का टाइम दिया गया है फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन है और इस पे बहुत अच्छा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसका भी लिंक मैं फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो राइट है, राइट टू फाइल अपील टू DRT, सेक्शन 18 के अंदर ये राइट दिया गया है। तो अगर बोरोवर अग्रीव्ड है DRT के ऑर्डर से तो अपील फाइल कर सकता है DRT के साथ, बट ये जो अपील है ये फाइल होगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ DRT। ये एक लिमिटेशन पीरियड है जो कि ध्यान रखना है बोरोवर को, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ DRT। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बोरोवर को ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो अपील है ये जब फाइल होगी, इसके साथ साथ 50% ऑफ द अमाउंट जो ड्यू है, जो लोन का अमाउंट बैलेंस जो बचा हुआ है, जो ड्यू अमाउंट है, बोरोवर को जमा कराना है। तो अगर ये 50% अमाउंट ऑफ डेट ड्यू अगर जमा नहीं कराता है बोरोवर, तो ये राइट उसके पास नहीं है, तब वो जो है DRT के साथ अपील फाइल नहीं कर पाएगा। इन सम केसेस जो DRT है इसको रिलैक्स कर देता है, इस अमाउंट को 50% ऑफ द अमाउंट को 25% ऑफ द डेट ड्यू तक कर सकता है, ऐसा नहीं कि करेगा ही करेगा, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ DRT। बट ये कॉस्ट है जो कि बोरोवर को दिमाग में रखनी है वाइल फाइलिंग द अपील विद DRT। 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो डेट ड्यू है उसका जमा करना, ये एक हैवी कॉस्ट है। और तो अपील जो है फाइल करने का कहीं ना, मतलब यहाँ पे इंटेंट यही है स्टैट्यूट का कि फ्रिवलेस अपील फाइल ना हो, जो कि जेन्युइन अपील्स हैं वही फाइल हो। तो ये कहीं ना कहीं इंटेंट है जो कि लॉ बनाया गया है उसकी। नेक्स्ट जो है एक जनरल राइट है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोवर का पूरा राइट है। अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि सिक्योर क्रेडिटर ने लिया है जो कि आर्बिटरी है, अनफेयर है या अनलॉफुल है, तो बोरोवर उसको चैलेंज कर सकता है। इवन रिट ज्यूरिसडिक्शन को भी इन्वोक कर सकता है हाई कोर्ट में जाके अपनी रिट फाइल करके इंटरिम कुछ भी ऑर्डर ले सकता है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं बोरोवर्स के पास, कि इन केस अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो क्या क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है या बैंक भी होता है, उसके अगेंस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच।